मेरा नाम डॉक्टर नईम अमजद है। मैं कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हूँ स्प्रिंग क्लिनिक में और मुख्तार शेख हॉस्पिटल में। आज हमने ब्रीफली ये सेशन अरेंज किया है जो कि चाइल्ड एंड एडोलेसेंट मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है। तो टू बिगिन विद आप सबको ईद मुबारक। ईद का त्यौहार हमारा गुजरा है और उसके साथ साथ कौम जो है गम की कैफियत से भी गुजर रही है कि जो कि ट्रेजिक इंसिडेंट कराची में हुआ है। तो इस सारे कंटेक्स्ट में वैसे भी ज़हनी सेहत की अहमियत काफ़ी बढ़ जाती है और ख़ास तौर पे जो आज का हमारा टॉपिक है जो कि चाइल्ड साइकियाट्री से रिलेटेड है, वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिहाज से। पाकिस्तान की 1/3 आबादी जो है, हर 3 में से एक इंसान 18 साल से कम उम्र का है और उसमें इनके लिए जो मालूमात हैं साइकियाट्रिक प्रॉब्लम के बारे में और जो खिदमात और जो सर्विसेज और हॉस्पिटल्स अवेलेबल हैं वो ना होने के बराबर हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल में ये एक बर्निंग इशू है हमारी सोसाइटी के लिए भी और हमारी कम्युनिटी के लिए भी। तो आज हमने सोचा इसके बारे में बात की जाए। हमारे साथ हमारे गेस्ट्स भी हैं और हम आपको हमसे तारफ़ भी करवाएंगे और उनसे क्वेश्चंस भी पूछेंगे। उसके लिए आप क्वेश्चंस अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप फेसबुक में लाइव हमें क्वेश्चंस भेज सकते हैं, हम उसको आंसर करने की कोशिश करेंगे। और इस तरह के सेशंस जो हैं हम हर हफ्ते कंडक्ट करते हैं एवरी थर्सडे दोपहर 12 या 1 बजे, जिसको हम नोटिफाई कर देते हैं। तो मेरे साथ आज मौजूद हैं मिस अनम बशीर जो कि हमारी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं स्प्रिंग क्लिनिक में, और डॉक्टर अदील अनवर बेग जो कि साइकियाट्रिस्ट हैं, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट को देखते हैं, और मिस सोबिया हुमैरा जो कि हमारी स्पीच थेरेपिस्ट हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सो डॉक्टर अदील, मैं आपसे स्टार्ट करूं, आपसे कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में। बहुत सारे लोगों को तो अंदाज़ा नहीं होता कि साइकियाट्रिक प्रॉब्लम या साइकियाट्रिक डिजीज़ क्या होती है और आम कॉमन इशू क्या होते हैं। जैसे कोई बच्चा गुस्सा कर रहा है तो उनको ये समझ नहीं आती कि आया ये जस्ट गुस्सा कर रहा है या अब इस हद तक नौबत है कि डॉक्टर के पास ले जाया जाए। तो सबसे पहले तो हमें ये गाइड करें कि कब ज़रूरत पड़ती है कि किसी बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाया जाए। उसमें थैंक यू वेरी मच आज यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। उसमें बच्चों की जहाँ पे बात आती है, अगर मतलब बच्चों से मुराद यहाँ पे मेरी शायद 10 से 12 साल की उम्र से जो छोटी उम्र के बच्चे हैं उनके मुतालिक अगर हम बात करें, क्योंकि बहुत सी चीज़ें इस तरह हैं कि जो वो हमें लाइक एन एडल्ट हमें कम्युनिकेट नहीं कर सकते, वो हमें नहीं बता सकते कि क्या चीज़ उनको अच्छी लग रही है, क्या चीज़ बुरी लग रही है। तो एक तरह से जो रूल ऑफ थंब है या जो एक बड़ा वो फेमस कोट भी है कि अ चाइल्ड्स बिहेवियर इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ हिज और हर एनवायरनमेंट। तो अमूमन वो इसी तरह हमें नज़र आता है कि बच्चों के बिहेवियर्स में चेंजेस नज़र आती हैं। और बच्चों की जब भी हम बात करते हैं चेंजेस की, तो वो सिर्फ एक एनवायरनमेंट में कभी भी नहीं होती। तो इसलिए बहुत सी दफ़ा हमें बच्चों के लिए हमें मुख्तलिफ एनवायरनमेंट्स में उनको देखना पड़ता है। मिसाल के तौर पे घर में इशू आ रहे हैं, स्कूल से कोई कंप्लेन है, स्कूल में बच्चा सही चल रहा है, तो उसका मतलब मोस्ट प्रॉब्ली ये है कि कुछ घर में ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि जो बच्चे को डिस्टर्ब कर रही हैं। इसी तरह स्कूल में कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो घर पे ना हो रही हैं, तो वो स्कूल से रिलेटेड होते हैं। तो इसलिए जब भी बच्चों की मेंटल हेल्थ की बात होती है तो वो सिर्फ एक एनवायरनमेंट नहीं, वो तमाम लोग जो उस बच्चे के इर्द गिर्द मौजूद हैं, जिसके साथ उनका इंटरेक्शन होता है, जो उसके साथ हैं, उनको बहुत सी दफ़ा में हमें उनके साथ ज़्यादा टाइम गुजारना पड़ता है छोटी उम्र के बच्चों के बनस्बत के हम बच्चों के साथ इतना ज़्यादा वो देखें। उसमें अगर अमूमन जो शिकायत होती हैं, अगर उसको हम देखने वालों की आसानी के लिए उसको हम कर सकें, तो आसानी के लिए उसको हम 2 हिस्सों में, मतलब 12 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं या 10 साल की उम्र से कम के जो बच्चे हैं, उनको अगर हम 2 हिस्सों में तकसीम कर लें तो ज़रा समझने में ज़्यादा आसानी हो जाती है। एक उम्र पैदाइश से लेकर तकरीबन 3 से 4 साल की, और एक उम्र जो है वो 4 साल से 10 साल या 12 साल तक की। 3 साल तक की उम्र या 4 साल तक की उम्र का ये वो हिस्सा है कि जो इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या ज़रूरी है कि इसमें बच्चे की बहुत सारी चीज़ें डेवलप हो रही होती हैं। एक बच्चा पैदा होता है, फिर कुछ महीनों बाद गर्दन ठहराता है, फिर बैठना, चलना, ज़मीन पर रेड़ना, क्रॉल करना, वॉक करना, बात करना, ये सारी चीज़ें स्टार्ट जिसे माइलस्टोन्स कहते हैं। तो ये वो चीज़ें होती हैं जो इंडिकेट कर रही होती हैं कि बच्चे की फ़िज़िकल ग्रोथ और जो उसकी मेंटल ग्रोथ है वो किस हद तक सही चल रही है। बहुत सी दफ़ा में बहुत यंग एज में पेरेंट्स को ये चीज़ नज़र आने लग जाती है कि जिस तरह बाकी बच्चे हैं ये उस तरह ग्रो नहीं कर रहे। मिसाल के तौर पर उन्होंने गर्दन देर में ठहराई है, या इन्होंने चलना देर में शुरू किया है, या इन्होंने अभी तक बात करनी शुरू नहीं की है। तो बहुत अगर उसको वो साइकेट्रिक टर्म्स में बात करें तो बहुत सी दफ़ा में ये इंडिकेट कर रहे होते हैं कि बच्चों में कुछ इश्यूज़ डेवलप हो रहे हैं। और जितनी जल्दी हम उसके लिए उसमें इंटरवेंशन करते हैं उतना ही वो उसमें बच्चे बेहतरी की तरफ आते हैं और कुछ उनकी चीज़ें बेहतर होती हैं।
उसमें अमूमन अगर बहुत वो जिसको कहते हैं कि किताबी तौर पे बात करें तो अमूमन इतनी छोटी एज में कुछ चीज़ें हमें नफ्सियात के हवाले से जो बच्चों में नज़र आती हैं, वो जिसको हम लोग एक मेंटल रिटार्डेशन कहते हैं, या अब जिसको लर्निंग डिसेबिलिटी या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कहते हैं, कुछ चीज़ें उसमें आती हैं। कुछ जो हैं जिसके बारे में हम थोड़ा सा आगे शायद बात भी करें, जो कहलाती हैं परवेजिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स, या जिसमें ऑटिज़म एक बहुत ज़्यादा आजकल लोगों के कंसर्न होते हैं उसके हवाले से। कुछ उनके वो रेड फ्लैग्स होते हैं। बहुत सी दफ़ा में सिर्फ एक नॉर्मल वेरिएशंस होती हैं जो बच्चों में हमें नज़र आ रही होती हैं। 3 से 4 साल की उम्र तक बच्चा अमूमन वो होता है कि जो किसी हद तक टॉयलेट ट्रेन भी हो चुका होता है, काफ़ी हद तक उसके जिसको हम लोग अपनी मेडिकल टर्म्स में कहते हैं कि वो उसके जो मोटर स्किल्स हैं वो डेवलप हो चुके होते हैं। अब वो एक नेक्स्ट स्टेप फर्दर ले रहा होता है। उसमें अमूमन थोड़ी सी डिफरेंट किस्म की कंप्लेंट्स पेरेंट्स की नज़र आती हैं, या उनको डिफरेंट किस्म की शिकायत होती हैं, जिसमें उनके, जैसे आपने भी पॉइंट आउट किया कि उनके बिहेवियरल इश्यूज़ नज़र आने लगते हैं। बिहेवियरल इश्यूज़ से मुराद बहुत ज़्यादा उनमें एकदम से उनको गुस्सा नज़र आने लग जाता है, बहुत बात बेबात ज़िद नज़र आने लग जाती है, या जिसको हम लोग कहते हैं कि टेंट्रम्स बहुत ज़्यादा होते हैं कि अगर उनकी पसंद की चीज़ नहीं हो रही तो जिसको कहते हैं कि पूरा घर सर पे उठा लेते हैं। तो ये चीज़ें थोड़ी सी हमें बड़े बच्चों में नज़र आती हैं 3 से 4 साल की उम्र के बाद। तो बहुत सादा ज़बान में शुरू के जो छोटी उम्र के बच्चे हैं उनकी थोड़ी मुख्तलिफ़ किस्म की प्रेजेंटेशन अमूमन या पेरेंट्स के कंसर्न होते हैं। थोड़े से ज़रा बड़ी उम्र के जो बच्चे होते हैं उनकी थोड़ी सी हमें डिफरेंट प्रेजेंटेशंस नज़र आती हैं। तो आपके कहने का मतलब ये है कि मुख्तलिफ माहौल में अगर एक बच्चे में कुछ अलामात आ रही हैं तो उसको ज़रूर एक्सप्लोर करना चाहिए और इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। बिल्कुल ऐसा। तो आपकी बात को ही आगे लेते हुए, जैसे आपने कहा अर्ली इंटरवेंशन का, कि जितना जल्दी हम उसको मैनेज कर लें या इन्वेस्टिगेट कर लें उतना बेहतर होता है। तो मिस सनम आप बताइएगा कि क्या उसके लिए इम्पॉर्टेंट है साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं जो कि राइट भी हैं कि मेडिसिन से वो दे आर फियरफुल कि हमारे बच्चे को दवाइयाँ दे दी जाएंगी। तो साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे की जो असेसमेंट है ये कब शुरू करनी चाहिए और कैसे की जाती है? वेल आई थिंक कि साइकोलॉजिकल असेसमेंट तो बहुत स्टार्ट में ही पेरेंट्स खुद से शुरू कर सकते हैं, बिकॉज जितने अच्छे तरीके से बिहेवियर्स का फंक्शनल एनालिसिस पेरेंट्स कर सकते हैं उतने अच्छे से मेरे ख्याल में कोई भी डॉक्टर या थेरेपिस्ट एट द फर्स्ट पॉइंट नहीं कर सकता। इसमें आमतौर पर गाइडेंस हम यही देते हैं कि 2 तरह के इश्यूज़ होते हैं, इंटरनलाइजिंग और एक्सटर्नलाइजिंग। इमोशनल बिहेवियर प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो 2 तरह की मैनिफेस्टेशंस में होते हैं। जो एक्सटर्नलाइजिंग बिहेवियर्स होते हैं वो ऐसे बिहेवियर्स होते हैं जो कि हमें नज़र आ रहे होते हैं, ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जिसमें अगर एग्रेशन है, बच्चा शाउट कर रहा है, बच्चा कहना नहीं मान रहा, बच्चा बुलिंग कर रहा है, तो वो ऐसे बिहेवियर्स हैं जो हम देख सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जो इंटरनलाइजिंग बिहेवियर्स होते हैं या जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनमें हम इमोशनल जो है वो डिस्टर्बेंसेस को देख सकते हैं, जिसमें जैसे आप देखें कि अक्सर बच्चे कुछ ऐसी आइडेंटिफिकेशंस हमें नज़र आती हैं, जैसे कि अगर बच्चा अपनी एक्टिविटीज़ लेवल को कम कर देता है, एकेडमिकली एकदम से बच्चा जो है वो डाउनफॉल में आता है, या अगर आप उसके मूड में प्रॉब्लम्स देख रहे हैं और उसकी फंक्शनैलिटी में डिस्टर्बेंस देख रहे हैं और उसको सेल्फ डाउट देख रहे हैं, ईटिंग हैबिट्स में डिफरेंसेस देख रहे हैं, तो ये वो चीज़ें होती हैं जो कि एक पेरेंट्स को जो है इसके लिए विजिलेंट होना चाहिए कि अगर आप इस तरह की चीज़ें देख रही हैं तो उसको आपने इग्नोर नहीं करना और आपने इसको एज आइडेंटिफिकेशन लेना है और इसको मज़ीद फर्दर एक्सप्लोर करना है कि इन बिहेवियर से पहले क्या हो रहा है और इस बिहेवियर्स के बाद में क्या हो रहा है। तो ये साइकोलॉजिकली भी हम इसी चीज़ों को जो है वो बेस बना के ट्रीटमेंट अपना स्टार्ट करते हैं। ओके, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल में कि बच्चों की जो असेसमेंट है क्लासेस दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द होम एंड फ्रॉम द पेरेंट्स, सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वेयर इज़ द रोल फॉर स्पीच थेरेपी एंड दिस? मिस सोबिया आप बताइएगा कि स्पीच थेरेपिस्ट का रोल जो है चाइल्ड साइकाइट्री में और चाइल्ड साइकोलॉजी के साथ किस हद तक है? जी, ये जो होती है ना बेसिकली ये एक जो है ना ग्रुप थेरेपी इसको हम कह सकते हैं कि एक ग्रुप जो है ना अप्रोच होती है जिसमें जो है ना सब का रोल आ रहा होता है, साइकोलॉजिस्ट का, साइकेट्रिस्ट का और स्पीच थेरेपिस्ट का। तो ये जो बच्चे होते हैं इमोशनल से, अगर जैसे डॉक्टर अदील ने भी बताया कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की बात करें या लैंग्वेज डिलेज की बात करें या किसी की भी, तो इसमें भी सर्विसेज के लिए हम इसको एज अर्ली एज पॉसिबल ही जो है ना रिकमेंड करते हैं। उसकी रीज़न ये है कि जो लैंग्वेज एज होती है वो बच्चे की 0 to 5 ईयर्स तक जो लैंग्वेज एज कंप्लीट हो रही होती है। तो दिस इज़ द मेन एंड इम्पॉर्टेंट टाइम फॉर द चाइल्ड कि उसमें उसकी स्पीच इंटेलिजिबिलिटी आ रही है, उसकी साउंड्स डेवलप हो रही हैं, लैंग्वेज पैटर्न उसका आ रहा है, उसका बोलना और उसका समझना सब डेवलप हो रहा है। सो दिस इज़ द थिंग कि हम चाहे बच्चा किसी भी प्रॉब्लम के साथ आ रहा है,
समझने बोलने के साथ साथ में बिहेवियर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उसमें जहाँ साइकोलॉजिस्ट उसको असेसमेंट कर रहा होगा वहाँ स्पीच थेरेपिस्ट के पास भी जो है ना उसका शुरू हो जाएगा। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जहाँ साइकोलॉजिकल और बिहेवियरल मैनेजमेंट हो रही हो वहाँ साथ साथ स्पीच थेरेपी की भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन जैसे आपने भी ये वर्ड यूज़ किया, बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि स्पीच और लैंग्वेज में डिफरेंस क्या है? स्पीच और लैंग्वेज बेसिकली दो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। जो स्पीच है बेसिकली इट्स अ न्यूरोमस्कुलर प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्पीच साउंड्स, कि हमारी जो स्पीच साउंड्स हैं वो जो डेवलप हो रही होती है, मर्ज हो रही होती हैं बच्चे की, जिसको हम बैबलिंग, पोइंग और इनिशियल स्टेजेस में जो आ रही होती हैं साउंड्स, ये हमारी स्पीच होती है। और इसकी भी डिफरेंट 3 जो है ना मेन कैटेगरीज हैं स्पीच की। इसमें आर्टिकुलेशन आती है और वॉइस जो है, और इसके बाद आता है फ्लुएंसी। इसी तरह अगर इसके स्पीच डिसऑर्डर्स आएंगे तो उसमें आर्टिकुलेशन, जिसको तोतलापन कहते हैं, नॉर्मली जो बच्चे 3 to 5 ईयर्स में या आफ्टर 5 ईयर्स में जो अपना लैंग्वेज जो साउंड्स हैं वो उसकी डेवलप नहीं हो रही होती, तो फिर जो है ना उसको आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर आ जाता है आफ्टर 6 मंथ्स, और उसका भी एक डिफरेंट क्राइटेरिया है असेसमेंट के लिए। इसी तरह जो हमारी फ्लुएंसी है उसको हम स्टैमरिंग या स्टटरिंग या जिसको हम कह सकते हैं कि जो हकलापन है, जो हकलाते हैं, उसकी भी डिफरेंट स्पीच का हिस्सा है, वो स्पीच का हिस्सा है। और इसके अलावा जो थर्ड है हमारे पास मेन, वो है वॉइस डिसऑर्डर्स। और जो है ना आपका जो भी वोकल अब्यूज़ की वजह से या डिफरेंट रीजंस की वजह से जो आपको वॉइस प्रॉब्लम हो जाता है, तो वो स्पीच में आती हैं। ये 3 कैटेगरीज हैं, और जिसमें स्पीच प्रेक्सिया भी आ जाता है, जिसमें प्रोडक्शन ऑफ साउंड्स, वो डिफरेंट कोमोबिड कंडीशंस आ जाती हैं विद ऑटिज्म एंड अदर डिसऑर्डर्स। अब अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज में जो है ना 3 तरह के जो आ जाएंगे मेनली, जो होते हैं वो रिसेप्टिव लैंग्वेज डिसऑर्डर्स होंगे या एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर्स होंगे। और इसके अलावा जो है वो उसके फॉर्म, कंटेंट, यूज़ जो लैंग्वेज के हमारे मेन जो है ना पैरामीटर्स हैं उससे लिंक्ड होते हैं। तो ये बच्चे की डिसेबिलिटी और डिफरेंट डिसऑर्डर्स में डिफरेंटली जो है ना ये लैंग्वेज और स्पीच के प्रॉब्लम्स आए जाते हैं। ओके, तो जब आपके पास कोई ऐसा बच्चा आता है तो आप फिर उसकी ये सारी असेसमेंट करती हैं कि एक्चुअली डिफ़ाइन करती हैं प्रॉब्लम क्या है, स्पीच क्या है, लैंग्वेज क्या है, और उनके पेरेंट्स को एक्सप्लेन करती हैं? एग्जैक्टली हमारा जो असेसमेंट का प्रोसीजर होता है वो होता ही ऐसे ही है कि जो नॉर्मली जो असेसमेंट हम इनिशियली कर रहे होते हैं, इट कैन टेक फॉर एटलीस्ट फॉर 1 वीक, जिसमें इनिशियल जो 1 to 2 सेशंस होते हैं और मे बी 3 सेशंस वो हम पेरेंट्स के साथ कर रहे होते हैं थ्रू स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर, और जो भी हमने वो करने होते हैं, और विद डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन विद पेरेंट्स बच्चे की जो हो रही होती है। तो उसमें हम ये सारे पैरामीटर्स जो हैं उसको हम असेस कर रहे होते हैं, स्पीच के भी और लैंग्वेज के भी। जो लैंग्वेज में मेनली जैसे जो है ना आ जाते हैं हमारे ये प्री लिंग्विस्टिक स्किल्स हैं, रिसेप्टिव लैंग्वेज है या एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है, तो उसके बिहाव पे हम एट द एंड जो एक असेसमेंट रिपोर्ट बनाई जाती है ताकि हम उसको एक थेरेपी प्लान में इम्प्लीमेंट कर सकें। दैट्स वेरी गुड कि अगर रिपोर्ट बन जाती है और रिपोर्ट फिर आप पेरेंट्स को दे देते हैं। एग्जैक्टली, इट्स द इनिशियल प्रूफ, क्योंकि फिर हमने थेरेपी, आई मीन इट्स अप टू द पेरेंट्स कि अगर वो हमारे पास थेरेपी कराएंगे या कहीं पे भी चले जाएं, इवन ऑन इंटरनेशनल हमारे पास जो हैं डिफरेंट ऑस्ट्रेलिया से और डिफरेंट पेशेंट्स भी आते रहते हैं, तो ये होता है कि एक प्रूफ बन जाता है, तो दे कैन शो वेयर एवर दे वांट टू गो, तो फिर वहाँ से ये सर्विसेज ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच मिस सोबिया। डॉक्टर अदिल, आपकी तरफ मैं आऊँगा कि जैसे मिस सोबिया ने भी कहा कि स्प्रिंग क्लिनिक में और मुख्तार शेख में बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं वो आ रहे हैं, सर्विस अवेल कर रहे हैं। अब तक का आपका एक्सपीरियंस क्या है? बहुत सारे लोग समझते हैं कि कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता या पेशेंट्स बेहतर नहीं होते, या जिनका ज़हनी मसला शुरू हो जाता है वो ज़िंदगी भर रहता है, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे कि रिस्पॉन्स कैसा होता है ट्रीटमेंट और थेरेपी का? इसमें इनिशियली जब भी पेरेंट्स आते हैं, ऑब्वियसली कोई भी हो, वो बच्चों के मामले में मेरे ख्याल से हर इंसान जो है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, तो उसमें शुरू में बहुत से लोगों के बहुत सारे सवाल होते हैं, बहुत सारे उनके कंसर्न्स होते हैं, जिसमें एक मेजर कंसर्न जिस तरह वो आपने बताया मेडिसिन के हवाले से होता है कि वो बच्चों की मेडिसिन नहीं स्टार्ट करना चाह रहा होता है या कुछ। तो उसमें एक चीज़ आज इसके प्रोग्राम के तवसत से भी जो मैं पेरेंट्स को या एडल्ट्स को बताना चाहूँगा, क्योंकि यूजुअली हम वहाँ पे भी अपने क्लिनिक में बताते हैं कि बच्चों में मेडिसिन जो है जहाँ पे उनकी साइकेट्रिक या साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हो रहे हो, वहाँ पे यूजुअली उसमें डिफरेंट गाइडलाइंस हैं, लेकिन अगर उसको बहुत सादा ज़बान में कहें तो 8 से 10 साल की उम्र से पहले मेडिसिन का रोल ना होने के बराबर है। और सिर्फ चंद कुछ एक डिसऑर्डर्स हैं कि जहाँ पे हमें मेडिसिन इस्तेमाल करना पड़ती है,
वरना यूजली जिस तरह जो हम लोग स्प्रिंग क्लिनिक में कर रहे हैं, एक जो इंटरनेशनल गाइडलाइंस हैं या जो एक प्रोटोकॉल्स हैं चाइल्ड एंड एडोलेसेंट मेंटल हेल्थ के हवाले से, तो उसके तहत हमारा फर्स्ट ट्रायल हमेशा विदाउट मेडिकेशन ही होता है। लेकिन जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे ज़रूरत है, तो उसमें पेरेंट्स के ऑब्वियसली इसी किस्म के कंसर्न्स होते हैं। प्राइमरीली तो हमने उनको एड्रेस करना होता है। मेडिसिन के हवाले से हो, बहुत सी दफ़ा में बहुत सी जगहों से वो पहले भी कंसल्ट कर चुके होते हैं, तो हमारे पास आने का उनका मकसद ये होता है कि आया कुछ डिफरेंट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो हमारा वहाँ पे जो एक मेन रोल होता है वो बेसिकली उनको जो एविडेंस बेस्ड गाइडलाइंस हैं हम उनको वो प्रोवाइड करें। कि मिसाल के तौर पर अगर एक 4 साल का बच्चा है और उसको ऑटिज़म डायग्नोस हुआ हुआ है, तो उसमें एक उनकी जो हमसे एक्सपेक्टेशन है, अगर एक रीअसेसमेंट की है तो हम उनको वो प्रोवाइड करते हैं। अगर उनकी एक हमसे ये एक्सपेक्टेशन है कि जी जो दवाइयाँ एक 4 साल के बच्चे की चल रही हैं या वो ठीक है या नहीं है, तो हम उसके हवाले से उनको, जिसको साइको एजुकेट कहते हैं, या उनको हम क्लियरली प्रोवाइड करते हैं एविडेंस के इसमें मेडिसिन का रोल है नहीं है, किस चीज़ का रोल है, थेरेपीज़ का रोल है, ABA का रोल है। फिर बहुत सी दफ़ा में पेरेंट्स के जो एक कंसर्न होते हैं वो ये होते हैं कि जी बाकी जगहों पे भी हो रही है, वहाँ से और यहाँ पे क्या फ़र्क है। तो एक जो मेजर डिफरेंस मेरे ख्याल से जो हमने स्प्रिंग में हम अचीव कर सकें वो ये है कि हमारा जो एक जिसको कहना चाहिए जो एक हमारा फोकस ऑफ केयर है वो इंडिविजुअल बेस्ड है, रादर दैन कि एक डिसऑर्डर बेस्ड के जी एक बच्चे को अगर ऑटिज़म का मसला है तो वही उसूल जो है वो सब बच्चे के ऊपर अप्लाई हो रहे होंगे। नहीं, जिस तरह में सोबिया ने भी कहा है कि हर बच्चे की असेसमेंट डिफरेंट होती है, हर बच्चे की वो रिपोर्ट्स जो हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स जो हैं या उनके जो इंडिविजुअल प्लान्स हैं वो डिफरेंटली बनते हैं, और हर बच्चे के लिए वो उनकी ज़रूरत के मुताबिक, उनकी स्ट्रेंथ्स, उनकी वीकनेसेस के मुताबिक बना के फिर वो इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। तो थोड़ा सा बाज़ औक़ात ये पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग भी होता है, टाइम कंज्यूमिंग भी होता है, थोड़ा सा एट टाइम्स कंफ्यूजिंग भी होता है। तो उसमें एज क्लिनिशियंस हमारा जो एक मेन रोल होता है वो उनको इनिशियल स्टेजेस में गाइडेंस प्रोवाइड करना, जो जिसको एविडेंस बेस्ड गाइडलाइंस हैं हम उनको वो प्रोवाइड करें। उसके बाद वंस वो हमारे पास सिस्टम में अगर आते हैं तो फिर स्टेप बाय स्टेप इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस बच्चों के साथ ऑब्वियसली, कि ऐसा नहीं है कि वो एक ही रात में या कुछ हफ्तों में ही वो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, लेकिन इन एवरी स्टेप हम उनके साथ होते हैं गाइडेंस प्रोवाइड करते हुए। और अगेन जिस तरह सोबिया ने भी कहा है रिपोर्ट्स के हवाले से, कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो हम उनको प्रोवाइड ना करें, कोई ऐसी केयर नहीं है कि हम कोई ऐसी चीज़ कर रहे हैं या थेरेपी कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं कि जिसका हम उनको एविडेंस प्रोवाइड नहीं कर सकते, कि जी हमने सिर्फ एक वो ज़बानी कलामी तो कर दिया, लेकिन वो आज यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो जाता है तो वो वहाँ जाके उनको पता ही ना हो कि हुआ क्या। तो जो कि पाकिस्तान में आम मसला है जी, कि बहुत सारे पेशेंट्स डॉक्टर्स के साथ फिरते रहते हैं और कोई रिकॉर्ड या एविडेंस नहीं होता कि एक्चुअली वर्क क्या। नॉट जस्ट रिपोर्ट्स, उसमें हमारी जिस तरह एक इनिशियल असेसमेंट होती है, बहुत सी दफ़ा में हम पेरेंट्स को सिर्फ इनिशियल असेसमेंट रिपोर्ट प्रोवाइड कर देते हैं, आगे वो थेरेपीज़ में कंटिन्यू करते हैं। तो एटलीस्ट जो हमारा एक टारगेट होता है कि अगर एवरी मंथ ना भी हो तो एवरी 3 मंथ्स में हम उनको एक फॉलोअप वो जो है वो फॉलोअप हम उनको रिपोर्ट प्रोवाइड कर सकें कि जी एज वेल ऑब्जर्वेशन ऑफ सेशंस के पेशेंट्स वो पेरेंट्स जो हैं डायरेक्टली हमारे सेशंस भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो फिर वो ये होगा कि उनको घर में जब प्रैक्टिस करते हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बिल्कुल सर। और ये जैसे सोबिया ने कहा मिसनम के ऑब्जर्वेशन के पेरेंट्स और ऑब्जर्व कर सकते हैं सेशन को, तो आप जॉइंट असेसमेंट्स भी करती हैं और मिलके एक टीम के तौर पे? एग्जैक्टली इसमें इस तरह से होता है कि सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि एक पूरी टीम है, क्योंकि जब साइकोलॉजिकल एनालिसिस होता है उसमें हम बायोसाइको सोशल मॉडल देख रहे होते हैं। तो बायोलॉजिकल मॉडल के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि हम कोलैबोरेट करें अपने साइकियाट्रिस्ट के साथ, और हम ओवरलुक नहीं करते किसी भी एक चीज़ को। तो उसमें ये होता है कि जिस तरह से अभी आपको पता चला है कि साइकियाट्रिस्ट भी हैं जो कि मेडिकल रीजंस को रूल आउट करते हैं, फिर स्पीच थेरेपिस्ट हैं जो कि जो स्पीच की लैंग्वेज के इश्यूज़ हैं उसको असेस करते हैं, और जो साइकोलॉजिकल प्योर साइकोलॉजिकल इश्यूज़ और बिहेवियर्स प्रॉब्लम्स होते हैं उनको जो है वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो है वो डील करता है। इवन इन दिस प्रोसेस में भी हम पूरा ट्रायड कवर करने की कोशिश करते हैं, जिसमें इवन पेरेंट्स के साथ भी हम ड्यूरिंग असेसमेंट्स जो हैं, बहुत सारे हमारे ऐसे असेसमेंट मॉड्यूल्स हैं जिसमें हम पेरेंट्स वर्जन जो है वो लाजमी लेते हैं, क्योंकि पेरेंट्स के साथ ज़्यादा बच्चा वक्त गुजारता है और असेसमेंट के रिकॉर्ड भी जो है वो पेरेंट्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो ये एक बेसिकली टीम वर्क होता है, एक जॉइंट एफर्ट होती है। इसमें एक चीज़ मैं और ऐड कर दूँ थोड़ा सा, कि उसमें डॉक्टर्स की जहाँ पे बात आती है तो सिर्फ साइकेट्रिस्ट नहीं, जहाँ पे ज़रूरत होती है न्यूरोलॉजिस्ट हो या पीडियाट्रिशियन भी हो, क्योंकि अमूमन जहाँ पे चाइल्ड और एडोलेसेंट स्पेशली चाइल्ड मेंटल हेल्थ की बात होती है
तो उसमें किसी एक बंदे का स्पेसिफिक रोल नहीं है, इट्स अ टीम अप्रोच कि उसमें साइकेट्रिस्ट भी हैं, उसमें न्यूरोलॉजिस्ट भी हैं, उसमें पीडियाट्रिशियन भी हैं, उसमें स्पीच थेरेपिस्ट भी हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट भी हैं, फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं, साइकोलॉजिस्ट भी हैं तो एक वो पूरा टीम अप्रोच है और उसमें एक अकेला इंडिविजुअल या क्लिनिशियन जो है वो सारी चीज़ें ना प्रोवाइड कर सकता है और ना उसके आउटकम्स इतने अच्छे। प्लस मैनेजमेंट के रेफरेंस से भी हर बंदा अपना टास्क करेगा। जिस तरह से साइकोलॉजिस्ट है उसने बिहेवियर प्रॉब्लम्स को डील करना है, तो जो फिजियोथेरेपी के जो इश्यूज़ हैं वो फिजियोथेरेपिस्ट डील करेंगे, जो स्पीच के इश्यूज़ हैं वो स्पीच थेरेपिस्ट करेगा। तो वो बेसिकली हर डिपार्टमेंट जो है वो अपना काम जो है वो स्प्रिंग में। अच्छा, मेरे ख्याल में पाकिस्तान में बहुत सारे लोग इस सिस्टम से फेमिलियर नहीं है। यस, क्योंकि दे एक्सपेक्ट कि जस्ट लाइक एक जीपी प्रैक्टिस की तरह किसी डॉक्टर के पास जाएं, कोई भी मसला होगा कुछ ना कुछ दवाइयाँ लिख दे। लेकिन ये वाली स्पेशलाइज्ड प्रैक्टिस जो है वो इम्पोर्टेंट है कि हर बंदा अपना जिसमें वो एक्सपर्ट है वो काम करे। मिस सोबिया, आपका क्या, आप प्रैक्टिस कर रही हैं एज अ स्पीच थेरेपिस्ट, तो मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशंस क्या हैं स्पीच थेरेपी में? मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन अब देखिए हमारे पास, जैसे मैंने अभी बताया कि डिफरेंट डिसऑर्डर्स के साथ चिल्ड्रन प्लस एडल्ट्स आते हैं। तो इसमें जो है ना, अब मेनली जैसे अब हम स्प्रिंग में कर रहे हैं तो उसमें ये है कि हमारे जैसे डिलेस के बच्चे हैं और स्पीच एंड लैंग्वेज डिले, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के हैं, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स के बच्चे आ रहे हैं और इसके अलावा ये है कि डिफरेंट एडल्ट्स भी आ रहे हैं विद वॉइस डिसऑर्डर्स के साथ भी आते हैं और जो है ना डिफरेंट प्रॉब्लम्स के साथ हैं। अब मेनली जैसे हम ऑटिज्म स्पेक्ट्रम को डील कर रहे हैं तो उसकी हमारी प्रैक्टिसेस, जैसे कि अभी हमने डिस्कस भी किया कि वो एक चाइल्ड टू चाइल्ड वेरी भी करती हैं। तो उसमें ये है कि जो नॉर्मली अब पेरेंट्स का जो कंसर्न्स आ रहे हैं या उनकी प्रेजेंटेशन आती है उनको डिफ्रेंशिएट करना नहीं आ रहा कि व्हाट इज़ बेसिकली लैंग्वेज डिले और द स्पीच एंड लैंग्वेज डिले एंड द ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, क्योंकि इनकी कुछ जो कंप्लेंट्स आती हैं वो सेम आ रही होती हैं, जो सिम्टम्स आ रही होती हैं। लेकिन ये हमें अब बीइंग अ प्रोफेशनल हम भी समटाइम्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि फॉर एग्जांपल फॉर सम डेज इन अर्ली डेज तो जो बच्चा है वो डिफरेंट प्रेजेंटेशन के साथ है, डिफरेंट सिम्टम्स के साथ आ रहा है, तो विद इन वीक वो उनको ओवरकम कर लेता है। तो फिर उसके बाद हम समझ रहे होते हैं कि मे बी इट्स अ डिले और ऑटिज्म। फिर जो नेक्स्ट डे होगी हमारे साथ ड्यूरिंग सेशन वो उसकी डिफरेंट कंप्लेंट्स आ जाएंगी, उसके जो सिम्टम्स होंगे वो डिफरेंट होंगे। तो हम भी समटाइम्स कंफ्यूज हो जाते हैं, बट जो रिसर्च है बेसिकली वो इसको इस तरीके से डिफ्रेंशिएट करती है टू मेक क्लियर कि पेरेंट्स भी क्लियर हो जाएं और जो प्रोफेशनल्स हैं। वो ये होता है कि जो ऑटिज्म के बच्चे हैं उनके में मेनली जो अगर हम DSM-5 क्राइटेरिया देखें तो उसमें ये है कि इनकी 3 डोमेन्स आर जो है ना बेसिकली अफेक्टेड, कम्युनिकेशन है, बिहेवियर प्रॉब्लम्स एंड जो है ना उनके सोशल इंटरेक्शन। तो अब ये है कि जो अगर हम देखें डिलेज में भी नॉर्मली इस तरह का इनिशियली आ रहे होते हैं, बिहेवियर प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं उनमें और कम्युनिकेशन इश्यूज भी आ रहे होते हैं। लेकिन जो ऑटिज्म है इनके पास फिक्स्ड मीन सोशल प्रॉब्लम्स टू होती हैं बेसिकली, कि सोशल प्रॉब्लम्स में इनके रेपिटेटिव कंसिस्टेंट रेपिटेटिव बिहेवियर प्रॉब्लम्स होंगे। जो बिहेवियर प्रॉब्लम्स हैं इसमें अब हम देखते हैं कि मोटर मूवमेंट्स एंड स्पीच मूवमेंट्स, जिसमें एक्विलिब्रियम आ जाता है एंड लाइनिंग अप टॉयज एंड फ्लिपिंग एंड द डिफरेंट इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती हैं बच्चों की वो कंसिस्टेंट होंगी। और इसी तरह सेंसरी इशूज़ जो हैं वो भी जो है ना इनके टिपिकल होते हैं। और इसके अलावा जो है इनकी रूटीन, दे आर यू नो वेरी इट्स डिफ़िकल्ट फॉर देम टू चेंज देयर रूटीन। और ये जो है इनकी कंसिस्टेंसी जो है ना ये डिफ्रेंशिएट करती है विद नॉर्मल डिलेज के। जो नॉर्मल डिलेज होते हैं वो अपनी रूटीन को जल्दी लर्न कर लेते हैं, अपने पीयर ग्रुप्स के साथ, अपने एडल्ट्स के साथ रिलेशनशिप जल्दी बिल्डअप कर लेते हैं। लेकिन जो ऑटिज्म के बच्चे होते हैं उनको यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम आ रही होती है, क्योंकि द मेन प्रॉब्लम इज़ कि उनकी जो एक तो मैंने आपको बताया भी जो कंसिस्टेंसी ऑफ देयर जो है ना रूटीन लाइफ है, और दूसरा ये कि इनकी प्री लिंग्विस्टिक स्किल्स जो होती हैं ना वो बहुत देर से डेवलप होती हैं। जो प्री लिंग्विस्टिक तो आपका कहने का ये है मामला, मतलब ये है कि जो डायग्नोस्टिक कन्फ्यूजन है वो, जैसे शुरू में डॉक्टर अदील ने भी कहा कि कम्प्रिहेंसिव असेसमेंट अगर की जाए तो शायद किसी हद तक इसको क्लियर किया जा सकता है विद टाइम, कि जैसे जैसे पेशेंट्स की अलामात जो हैं मुख्तलिफ शक्ल में सामने आती हैं तो क्लैरिटी आ जाती है डायग्नोसिस। एग्जैक्टली। अब ये हमें क्लियर करना होगा कि जो बच्चे हैं वो ऑटिज्म का एक बच्चा भी फॉर एग्जांपल इफ़ ही इज़ एट द माइल्ड मॉडरेट और सिवियर लेवल, तो हर बच्चे की डिफरेंट जो है ना सिम्टम्स होंगे। मे बी उसके जो है ना बिहेवियर प्रॉब्लम्स डिफरेंट हों, और दूसरा जो उसी तरह का ही आ रहा होगा उसी ही स्पेक्ट्रम पे तो उसकी डिफरेंट प्रॉब्लम्स होंगी।
तो अब हम सबको नहीं कर सकते, लेकिन हम थ्रू द रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस हम उसमें ये कर सकते हैं कि इसमें दीज आर द मेन सिम्टम्स, कि इसमें ये अगर आ रही हैं तो कि ये ऑटिज्म होगा या फिर डिले होगा। उसके अकॉर्डिंग जो हमारी सर्विसेज होंगी ऑब्वियसली वो हमारे डायग्नोसिस को इतना अफेक्ट नहीं कर रही होती, बिकॉज द सर्विसेज आर सेम ऑलवेज फॉर द डिलेज और द ऑटिज्म अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द चाइल्ड। सर्विसेज आर सेम, लेकिन आउटकम भी सेम है या आउटकम डिफरेंट हो सकता है? इट इज़ ऑलवेज डिफरेंट, बिकॉज कि जो हम ये नहीं कह सकते, समटाइम्स जो डिलेज होते हैं तो उसमें डिफरेंट और प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, वो कोमोर्बिड कंडीशंस के साथ हैं या ऑटिज्म के भी हैं। अब हमारे पास कंसिस्टेंट थेरेपी, अब ये भी एक रोल आ जाता है, जो पेरेंट्स हैं वो कंसिस्टेंट नहीं होते टूवर्ड्स थेरेपी सर्विसेज। इफ़ दे आर कंसिस्टेंट तो जो रिजल्ट्स हैं वो एविडेंट हैं, कि जैसे अभी हमारे पास फ्रॉम लास्ट 6 मंथ्स के डिफरेंट ऐसे रिजल्ट्स हैं पेरेंट्स के जो कंसिस्टेंट आ रहे थे, उनके उस बच्चे में जो है ना एक ऑब्वियस जो है ना चेंज है। बट द पेरेंट्स हु आर कमिंग ट्वाइस अ वीक और दे आर नॉट फॉलोइंग द प्रोसीजर एग्जैक्टली, तो फिर उसमें जो है ना ऑब्वियसली वो एक आ जाएगा डिफरेंट आ जाएगा। बिल्कुल ऐसे। तो ये एक बच्चे के ऊपर भी डिपेंड करता है एंड एज वेल द थेरेपी सर्विसेज भी, क्योंकि जो रिसर्च है वो इसको सपोर्ट करती है कि जो कंसिस्टेंट इंटेंसिव थेरेपी सिस्टम को जो है ना सपोर्ट करती है। बिल्कुल सही। ऑब्वियसली मेरे ख्याल में कंप्लायंस और इसमें एडवाइस को फॉलो करना एक मेन पिलर है। तो मिस सोबिया ऑटिज्म के बारे में थोड़ा सा बता रही थी, तो डॉक्टर अदील एक और कॉमन टर्म जो हम यूज़ करते हैं और सुनते भी हैं वो ADHD है। तो उसके बारे में आप कुछ बताएं कि किस तरह के अलामात उसमें होती हैं और कब वालिदैन को फिक्रमंद होना चाहिए कि जो ज़्यादातर मतलब जिसने उन्होंने DSM-5 का तस्करा किया, तो वो उसके हिसाब से ज़्यादातर जो एक आम लोगों से हमें सुनने को मिलता है वो लफ्ज़ ADHD ही सुनने को मिलता है, जिसका मतलब है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो बेसिकली उसमें 2 चीज़ें हैं, एक अटेंशन का मसला हो रहा होता है बच्चे को और उसके साथ हाइपर एक्टिविटी का हो रहा होता है। अमूमन बच्चे जो हैं उनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, वो मतलब घर में भी हम देखते हैं बच्चे वो इधर से उधर छलांगे भी लगा रहे होंगे, वो साइकिल भी चला रहे होंगे, वो साइकिल चलाते चलाते उनको किसी और बच्चे का टॉय अच्छा लगा है वो छोड़ के उसको भी जा रहे होंगे। बहुत कुछ बच्चे हैं, वो बच्चे हैं तो वो बच्चे हैं। तो अमूमन जो ये ADHD की जिन बच्चों को शिकायत होती है वो उनको पेरेंट्स की नज़र आ रहा होता है कि ये नॉर्मल से बहुत ज़्यादा है, कि मतलब अगर वो आपके सामने खड़े हुए भी हैं तो वो आपसे बात आराम से नहीं कर पा रहे, कम्युनिकेट कर रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन वो उनमें एक बेचैनी सी होगी कि वो खड़े हुए भी हैं तो मुसलसल हिलते रहेंगे। बहुत सी दफ़ा में बहुत अगर ज़्यादा बच्चों को शिकायत होती है तो वो टेबल पे भी चढ़ते हुए आपसे बात कर रहे हैं, वो कुर्सियों पे चढ़ते हुए भी बात कर रहे हैं। उसके अलावा वो अटेंशन के साथ उनका फोकस का बड़ा इशू होता है। अब खाना खाने उनके साथ बैठे हैं, अचानक से जो है वो घंटी बजी है दरवाजे पे, वो सब कुछ छोड़ छाड़ के दरवाजे की तरफ भागे दरवाजे की तरफ से, रास्ते में मोबाइल की आवाज़ आई, उनको मोबाइल की तरफ चले गए। वो बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्टेबल हो रहे होते हैं, फ़ौरन छोटी छोटी चीज़ों से जो है वो उनकी तवज्जो हट जाती है, वो फोकस उस तरह कर नहीं पाते। हाइपर एक्टिविटी वो जो इसका पार्ट है कि वो बड़ी उनमें वो फुर्तीले से आपको नज़र आते हैं। अगेन कि बहुत सी दफ़ा में इस तरह की अलामात आप इंटरनेट पर सर्च करें या आप डालें, वो फ़ौरन से आपको डायग्नोसिस मिल जाएगा, लेकिन अगेन बहुत सी चीज़ें इनमें से नॉर्मल भी होती हैं। वो सिर्फ ये है कि बच्चों को थोड़ा सा वो आप सिर्फ गाइडेंस के साथ आप लेके चलते हैं तो उनकी चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। जहाँ पे अगर प्रॉपर्ली जहाँ पे इसका डायग्नोसिस हो वहाँ पे फिर जिस तरह मैंने शुरू में भी कहा कि चंद ही बीमारियाँ हैं बच्चों की जिन्हों पे मेडिसिन का रोल है, तो उसमें से एक ADHD है कि जहाँ पे फिर हमें स्पेसिफिकली उनके बच्चों के लिए मेडिकेशन स्टार्ट करनी पड़ती है, स्पेसिफिक उनकी थेरेपीज़ हैं कि जो स्टार्ट करनी पड़ती हैं। तो और इसका रिस्पांस कैसा है? इसका रिस्पांस अमूमन अगर आप लिटरेचर देखें तो बहुत अच्छा है विद मेडिकेशन एंड विद थेरेपी। बहुत सी दफ़ा में अगर बच्चों को कुछ भी ना मिले तो एडल्ट लाइफ में जो देखा गया है कि वो उनकी जो हाइपर एक्टिविटी है वो बहुत हद तक रिजॉल्व हो जाती है, लेकिन एडल्ट लाइफ में या बड़े होकर उनमें वो इनअटेंशन वाले इश्यूज जो हैं वो परसिस्ट कर सकते हैं। तो इवन विदाउट मेडिकेशन भी ये बाज़ औक़ात या इवन विदाउट ट्रीटमेंट भी ये चीज़ें जो हैं अगर अवेयरनेस नहीं है लोगों को उस वक्त नहीं पता चलता, कुछ बच्चे इसको आउटग्रो कर सकते हैं, मेजॉरिटी आउटग्रो नहीं कर पाते, उनको हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो फिर आपको नज़र आने लग जाता है कि एक बच्चे के मुसलसल जो है वो ग्रेड्स ख़राब आ रहे होते हैं। बहुत सी दफ़ा में बच्चे हमारे पास आए पेरेंट्स लेके इसलिए आते हैं कि जी पढ़ाई में नहीं कुछ कर पा रहे, आता है इसको सब कुछ है लेकिन रिजल्ट बिल्कुल कुछ और स्टोरी सुना रहा है। जब हम उनकी असेसमेंट करते हैं, उनकी वो सारी चीज़ें देखते हैं तो पता ही चलता है कि अंडरलाइन इशू ये है कि जिसकी वजह से वो तवज्जो ही नहीं दे पा रहे और उनके ग्रेड्स ख़राब हो रहे हैं।
यूजली इसके जो आउटकम है विद मेडिकेशन विद थेरेपी वो काफ़ी बेहतर है, अनलेस के significant है। साइलेंट सफर बन जाएं और कुछ बिल्कुल हेल्प सीख ना करें। तो जस्ट लास्ट क्वेश्चन, टाइम शॉर्ट है हमारे पास, मिशन हम जस्ट क्विकली, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि लोग साइकाइट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के पास आते नहीं हैं, आपका क्या ख्याल है? मेरे ख्याल में वक्त के साथ साथ अब ये कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा है। अब लोगों के अंदर ये टैबू जो है, ये जो स्टिग्मा है, ये आहिस्ता आहिस्ता रिमूव हो रहा है, लेकिन अभी भी हमें बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ डील करना पड़ता है जो कि इस चीज़ को बहुत नेगेटिवली परसीव करते हैं कि उनको साइकोलॉजिकली या साइकेट्रिकली हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन मेरे ख्याल में इसमें इतना कोई हार्म नहीं है, और ज़रूरी नहीं है कि अगर आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं तो आप साइकेट्रिक पेशेंट ही हों। बहुत सारी चीज़ों की मैनेजमेंट सीखने के लिए या चीज़ों को बेहतर तौर पर अंडरस्टैंड करने के लिए भी आप साइकोलॉजिकल हेल्प ले सकते हैं, और इसमें हम सब जितना कंट्रीब्यूट कर सके अवेयरनेस को स्प्रेड करने में कि ये बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है, और इसमें कोई भी किसी भी वक्त अगर उसको लगे कि मैं खुद से चीज़ों को नहीं हैंडल कर पा रहा, तो इट्स एब्सोल्युटली फाइन टू गो एंड सीक हेल्प। Thank you very much, Ms. Anand, Dr. Adil and Ms. Sovia Humera. It was a very fruitful discussion we had about child psychiatric patients and diseases. तो टेक होम मैसेज इज़ के ये स्टिग्मा नहीं होना चाहिए, इट्स कॉमन, मोस्ट ऑफ आवर पॉपुलेशन डू हैव इश्यूज, प्रॉब्लम्स, कंसर्न्स, डिफ़िकल्टीज, सो इट्स ऑलवेज नॉर्मल एंड गुड टू सीक हेल्प। तो इम्पोर्टेंट ये है कि जब ज़रूरत हो तो हम हेल्प लें, और अगर कोई इसमें मेडिकेशन की हेल्प चाहिए तो ऑब्वियसली वो भी उसमें कोई हार्म नहीं है। और स्प्रिंग क्लिनिक और मुख्तार शेख हॉस्पिटल की काफ़ी कम्प्रीहेंसिव सर्विसेज हैं साइकाइट्रिक डिजीज़ के बारे में, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट साइकाइट्री का अलग से हमने डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश किया है, एंड वी होप इफ़ यू नीड आवर सर्विसेज वी वुड बी देयर टू मीट योर एक्सपेक्टेशंस। थैंक यू वेरी मच।